नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। अयोध्या से बड़ी खबर आ रही है। बारून चौकी इंचार्ज की बड़ी मुश्किलें। आपको बता दें कि दुष्कर्म की गलत विवेचना का आरोप है और कोर्ट ने केस दर्ज करने का दिया है आदेश। चौकी इंचार्ज ने आरोपी को दे दी थी क्लीन चिट। बड़ी खबर अयोध्या से आपके सामने। आपको बता दें कि बारून चौकी इंचार्ज की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल दुष्कर्म की गलत विवेचना का आरोप लगा है चौकी इंचार्ज पर। कोर्ट ने केस दर्ज करने का आदेश दिया है। चौकी इंचार्ज ने आरोपी को दी थी क्लीन चिट। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर अयोध्या से। अयोध्या में थाना इनायत नगर के बारून चौकी इंचार्ज के खिलाफ कोर्ट ने केस दर्ज करने का आदेश दिया है। बताया जा रहा है कि चौकी इंचार्ज ने दुष्कर्म पीड़िता के मुकदमे में विवेचना कर रहे थे वो, जिसमें उन्होंने आरोपी को बचाने का प्रयास किया। चौकी इंचार्ज ने धारा 376 नहीं लगाते हुए आरोपी को क्लीन चिट दे दी। इतना ही नहीं, पीड़िता का 164 के तहत दिया गया बयान को भी दरकिनार कर दिया गया। चौकी इंचार्ज ने धारा 376 हटाकर आरोप पत्र को दाखिल कर दिया था। पीड़िता ने न्यायालय में गुहार लगाई तो अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन द्वितीय ने आरोपी को समन जारी कर पुनर्विवेचना का आदेश दिया है। तो चौकी इंचार्ज की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। दुष्कर्म के आरोपी को क्लीन चिट दे दी थी। बारून चौकी इंचार्ज की बड़ी मुश्किलें। आपको बता दें कि आरोप है उन्होंने दुष्कर्म की गलत विवेचना का उन पर आरोप है। कोर्ट ने केस दर्ज करने का आदेश दिया है और चौकी इंचार्ज ने आरोपी को दरअसल क्लीन चिट दे दी थी। बारून चौकी इंचार्ज की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बड़ी खबर अयोध्या से। चौकी इंचार्ज पर दुष्कर्म की गलत विवेचना का आरोप है। कोर्ट ने केस दर्ज करने का आदेश दिया है। चौकी इंचार्ज ने आरोपी को दी थी क्लीन चिट। रायबरेली में अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि मामला डी थाना क्षेत्र के लौकई गांव का है, जहां पर गांव के बाहर एक झोपड़ी में बुजुर्ग दलित दंपत्ति को जमीनी विवाद के चलते झोपड़ी में आग लगाकर जिंदा जलाकर मारने का प्रयास किया गया है। इस दौरान बुजुर्ग दंपत्ति जब जले हालत में झोपड़ी से भागने लगे तो मारपीट कर उनको उसी झोपड़ी में डाल दिया गया। वहीं बुजुर्ग दंपत्ति के शोर मचाने पर जब ग्रामीण दौड़े तो हमलावर वहां से भाग खड़े हुए, जिसकी सूचना पीड़ित के नाती ने 112 पर पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से बुजुर्ग दंपत्ति को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। मामले में पीड़ित के नाती ने गांव के ही 2 लोगों पर अपने दादा दादी को जलाने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। ये डी का प्रकरण संज्ञान में आया है, जिसमें एक सुयशपाल नाम के व्यक्ति ने मुकदमा लिखाया है कि बद्री और उसके भाई मेवा ने रात में उनके छप्पर में आग लगा करके इनको जलाने का प्रयास किया। जानकारी करने में पता चला है कि जमीन का एक विवाद है दोनों पक्षों के बीच में, जिसमें मामला कोर्ट में चल रहा है और पहले भी मुकदमे लिखे गए हैं। दूसरे पक्ष ने, जो आरोपी पक्ष है, उसने पूर्व में इस मुकदमे के वाजिब पक्ष के खिलाफ पूर्व में 308 का मुकदमा लिखा चुका है, जिसमें कार्रवाई हुई थी। अब इस मुकदमे में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है और दोनों जो घायल व्यक्ति हैं वो उपचार के लिए जिला अस्पताल में हैं। दीपचंद मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपचंद, यहाँ पर जिस तरीके की ये जो वारदात हुई है ये वाकई खौफनाक है। दलित दंपत्ति को, बुजुर्ग दंपत्ति को किस तरीके से जिंदा जलाने का प्रयास किया गया और क्या कुछ अभी तक ठोस कार्रवाई हुई है आरोपियों के खिलाफ? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां एक और योगी सरकार में समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाएं पहुंचाकर सबको समानांतर दर्जा दिया जा रहा है और सबके साथ न्याय किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर ये डी थाना क्षेत्र का जो मामला आया है, ये मामला बहुत ही हृदय विदारक है और झकझोर देने वाला है, जहां पर एक दलित दंपत्ति के साथ ऐसी घटना घटित हुई। और बीती रात ये 2 दंपत्ति सो रहे थे अपनी झोपड़ी में, तो गांव के 2 लोगों ने इन पर हमला किया और आग लगा दी। उसके बाद 112 डायल करती इनकी नातिन
और मौके पर पुलिस पहुंचती है। इस बाबत पुलिस अधीक्षक जी का कहना है, आलोक प्रियदर्शी जी का, कि दोनों को गिरफ्तारी हो गई है और आगे की विधिक कार्रवाई हो रही है। लेकिन कहीं न कहीं अपराधियों या इस तरह की घटनाएं इस बात का प्रमाण है कि शायद इनको पुलिस का खौफ नहीं है या शासन का बिल्कुल कहीं डर नहीं है। जी बिल्कुल, और प्रयास दोनों को मौत के घाट उतारने का ही था कहीं ना कहीं दीप। और इसे जैसा कि आपने कहा, ये प्रमाण है, ये घटना प्रमाण है कि बिल्कुल भी खौफ शासन प्रशासन का बदमाशों के अंदर नहीं है, आरोपियों के अंदर नहीं है कि उनके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई हो सकती है। तो आखिर ऐसा क्यों है? और अगर बात की जाए वहां के इलाके की, इस तरह का खौफनाक जो मंजर देखने को मिला है, किस तरह का माहौल वहां पर रहता है, आखिर क्यों नहीं है यहाँ पर पुलिस का डर? माहौल वहां का ये जमीनी विवाद है और सामने जो प्रतिपक्षी हैं वो लोग ये चाहते हैं, क्योंकि ये गरीब परिवार है, दलित परिवार है और इनके पास ना तो धन है तो वो लोग चाहते हैं कि ये लोग यहाँ से छोड़ के भाग जाएं, तो इनकी जो बेशकीमती जमीन है उस पर कब्जा कर सके और अपना जो है व्यवसाय या जो भी उन्हें बिक्री करना है जिससे धन अर्जित कर सके वो लोग। लेकिन कुल मिला के अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं ये घटना बहुत हृदय विदारक है, जिस पर जो है पुलिस अधीक्षक जो है बिल्कुल सख्त रूप अपना चुके हैं और मामले में कार्रवाई भी हो रही है और गिरफ्तारी भी हो चुकी है और आगे जो है उनको जेल भेजने का काम किया जाएगा। पुलिस की कार्रवाई जो है क्या वो संतोषजनक है दीप? जी, पुलिस की कार्रवाई संतोषजनक इसलिए है क्योंकि जब से ये एसपी महोदय आए हैं आलोक प्रियदर्शी जी, तब से कहीं न कहीं अपराधों का ग्राफ तो कम पड़ा है, लेकिन ये जो अचानक बीच में एक आधी घटना ऐसी आ जाती हैं तो शायद इन्हें नए कप्तान का के बारे में मालूम नहीं होता, या तो उनका भय नहीं होता, या तो इनके द्वारा जो काम किए जाते हैं उनकी इनको जो है कल्पना नहीं होती, जानकारी नहीं होती है। लेकिन जब ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो ऐसे में जो पुलिस महकमा है बहुत सख्त हो जाता है और कार्रवाई विद इन 24 आवर्स के अंदर हो ही जाती है। ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। बिल्कुल, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि यहाँ पर एक मैसेज जाए कि दलित और कमजोर वर्ग को, गरीब को कोई दबा नहीं सकता है, उन पर अत्याचार नहीं कर सकता है। दीपचंद्र, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। चलिए अब खबर रायबरेली से है, जहां पर रायबरेली में बीते मंगलवार को संसदीय कार्य राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी ने वृक्ष बारात निकाली। वहीं नोडल अधिकारी डीएम के साथ मिलकर वृक्ष बारात उन्होंने निकाली। आपको बता दें कि सुपरमार्केट से GIC तक बारात निकाली गई, जिसके बाद वृक्षारोपण महाअभियान की शुरुआत की गई। वहीं जानकारी के अनुसार रायबरेली में 47 लाख पेड़ लगाए जाएंगे, तो वृक्षारोपण महाअभियान की शुरुआत की गई है। इसके तहत ढोल नगाड़ों के साथ जो है लोगों को जागरूक किया जा रहा है और साथ ही साथ अधिकारी लोगों को जागरूक करते हुए नजर आ रहे हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री जसवंत सिंह वहां पर पहुंचे और माफ कीजिएगा जसवंत सैनी वहां पर पहुंचे और उन्होंने भी पौधा लगाया। उसी के निमित्त आज रायबरेली जनपद में भी 47 लाख पौधे रोपण करने का लक्ष्य यहाँ का लिया गया है, जिसमें अभी तक 11 करोड़ पौधे लग चुके हैं और नोडल अधिकारी जी 3 दिन से यहीं पर हैं। उनके निर्देशन में लगातार ये जो लक्ष्य आज का है 47 लाख पौधे शाम तक लगेंगे, उस लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। कुशीनगर में नगरपालिका पडरौना के जलकल भवन कार्यालय में पौधारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान नगर के आवास विकास कॉलोनी के तुलसी पार्क, स्वाधीनता पार्क और शिवसागर, पोखरा, रामकोला रोड, विशुनपुरा, सीसी रोड पर पौधारोपण किया गया। वहीं नपा अध्यक्ष प्रतिनिधि मनीष जायसवाल ने कहा कि शासन के जरिए पर्यावरण को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें खास तौर पर
बीते दिनों चलाया गया सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध भी शामिल है। साथ ही कहा कि हमारी भारतीय संस्कृति में पौधों को पुत्र समान दर्जा दिया गया है, जो आने वाले समय में सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि हमारी आगामी पीढ़ियों की रक्षा करेंगे। वृक्ष ना सिर्फ हमारे ऑक्सीजन देता है हमें, बल्कि पेड़ छाया देता है, साथ ही ध्वनि और वायु प्रदूषण रोकने के लिए भी उत्तरदायी है। तो वृक्षारोपण का कार्यक्रम यहां पर रखा गया, लोगों को पर्यावरण को लेकर जागरूक किया गया। अब खबर हमीरपुर से है। हमीरपुर में मासूमों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जिले के विकास खंड के ग्राम बांकी में उच्च प्राथमिक स्कूल के कमरों में प्रिंसिपल बच्चों से व्याप्त गंदगी की सफाई करवा रहे हैं। जहां एक तरफ बच्चों की शिक्षा के लिए प्रदेश सरकार नए नए तरीके और बेहतर शिक्षा के स्तर को बनाने में लगी है, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों में प्रिंसिपल ने बच्चों के हाथों में कलम और किताब की जगह झाड़ू पकड़ा दी है। ये प्रिंसिपल की घोर लापरवाही का नतीजा नहीं है तो फिर क्या है? वहीं ग्रामीण लोगों ने इसकी जांच कराए जाने की मांग की है। इतना ही नहीं, मामले में संज्ञान लेते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही कहा है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। मामला अभी हाल ही में हमारे संज्ञान में आया है कि इसमें बच्चों द्वारा झाड़ू लगवाई जा रही है। हम इसमें संबंधित प्रधान अध्यापक, संबंधित जो भी डीओ सुमेरपुर हैं, उनसे हम विद्यालय का तत्काल निरीक्षण करके आख्या प्रस्तुत करने के लिए कहेंगे और उसके पश्चात ही अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी उनके विरुद्ध अगर सत्यता हो। प्रदेश में हुड़दंग मचाने वालों पर प्रशासन लगातार सख्ती बरत रहा है। कई बार चालान भी काटे गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हुड़दंग किए बगैर बाज नहीं आते हैं। एक ताजा मामला सामने आया है जहां कुछ लोग पत्रकारों को बदनाम करते हुए नजर आए। गाड़ी पर बीजेपी का झंडा लगाकर और बीजेपी प्रेस लिखकर हुड़दंग मचाते हुए वीडियो भी बना रहे हैं। इस वीडियो में ये लोग अश्लील गानों के साथ बर्थडे मनाते हुए नजर आ रहे हैं। इनका ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। सवाल ये उठता है कि या तो प्रशासन की ओर से चौकन्ना रहने में कमी रह गई है या फिर इन हुड़दंगबाजों के हौसले कुछ ज्यादा ही बुलंद है। कमिश्नरेट पुलिस समय समय पर लखनऊ के सभी क्षेत्रों में अपने अनुसार कार्य करती नजर आती है। वहीं पश्चिम जोन के कमान डीसीपी चिनप्पा के हाथ में आते ही डीसीपी चिनप्पा एडीसीपी चिरंजीव नाथ सिन्हा सीओ ने नाका थाने से पैदल गश्त कर आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए पैदल गश्त किया है। पश्चिम जोन की कमान संभालते ही डीसीपी चिनप्पा एडीसीपी चिरंजीव नाथ सिन्हा सीओ के साथ क्षेत्रीय दरोगा और इंस्पेक्टर लेडीज कांस्टेबल पुलिस कांस्टेबल के साथ नाका थाने में पैदल गश्त शुरू किया और पूरे क्षेत्र में आगामी त्योहार को देखते हुए क्षेत्र का मुआयना किया। हमारे संवाददाता आनंद सिंह से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि आने वाले त्योहारों को देखते हुए ये पैदल गश्त रखी गई है और समय समय पर इस तरह के कार्यों को किया जाएगा जिससे किसी भी प्रकार की कोई घटना न होने पाए। त्योहारों के मद्देनजर देखते हुए जिस तरह बकरीद का त्यौहार बहुत करीब आ चुका है, उस तरीके से पश्चिम की कमान अभी नए डीसीपी चिनप्पा जी ने संभाला है और लगातार जिस तरीके से पुलिस कमिश्नरेट हर समय आगे नजर आ रही है, वहीं अगर हम बात करें कमिश्नरेट पुलिस की तो इस समय पैदल गश्त को लेकर डीसीपी चिनप्पा पश्चिम इस समय रोड पर उतरे हैं। तो सर 2 मिनट सर, आज जो पैदल गश्त की गई है काफ़ी लंबे समय से, अभी आपने नई कमान संभाली है पश्चिम की, तो किस नज़रिए से किस कारणों से गश्त की जा रही है? आज यहाँ नाका क्षेत्र में पैदल गश्त कराया जा रहा है। आगामी त्योहारों को मद्देनज़र रखते हुए इसको किया जा रहा है। साथ ही साथ ये रोज़ हमारा प्रक्रिया है
के असामाजिक तत्वों के ऊपर नज़र रखने के लिए और व्यापारियों में, आम जनता में विश्वास बढ़ाने के लिए ये रोज़ किया जाता है। तो ये लगातार प्रक्रिया चलेगी और पूरा क्षेत्र में चलता रहेगा। सर, ये क्षेत्र जिस तरह देखा जाए तो काफ़ी बड़ा क्षेत्र है और अभी त्यौहार आने का समय आ गया है, लगभग बकरीद 5 से 10 दिन बाद है। तो आगे जिस तरह आप बता रहे हैं कि चीज़ें चलती रहेंगी, गश्त चलते रहेंगे, गश्त रोज़ तो नहीं हो पाएंगे, और क्या क्या तैयारियाँ की गई हैं त्यौहारों को लेकर? इसमें हम लोगों ने पीस कमेटी मीटिंग जगह जगह कराए जा रहे हैं। सभी धर्मगुरुओं से, सम्भ्रांत व्यक्तियों से, मौजूद लोगों के साथ हम लोगों ने मीटिंग कर रहे हैं और त्योहारों का तैयारी शुरू कर दी है। चलिए सीधा आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ हनुमान धाम मंदिर पहुंचे हैं और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में वो शामिल हुए। समेत सभी देव विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में यहां पर विराजमान जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य संत स्वामी अवधेशानंद जी महाराज, यहाँ के पूज्य संत स्वामी रामसेवक दास जी महाराज, अन्य पूज्य संतजन, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, कार्यक्रम के आयोजक श्री संजय सिन्हा जी, उदय सिन्हा जी, विजय सिन्हा जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी श्रद्धालुजन और उपस्थित भाइयों बहनों, सेना बंधुओं को मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि गोमती नदी के इस तट पर इस प्राचीन मंदिर के पुनरुद्धार कार्य को संपन्न करते हुए महंत रामसेवक दास जी के साथ उनके सानिध्य में बजरंगबली की भव्य प्रतिमा के साथ ही अन्य देव विग्रहों को यहां पर स्थापित करते हुए आज विधिवत प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जूना अखाड़ा के आचार्य और महामंडलेश्वर पूज्य संत स्वामी अवधेशानंद गिरि जी महाराज के सानिध्य में अभी संपन्न हुआ है। मंदिर की जो बाहरी आभार है उससे सहज ही हम अनुमान लगा सकते हैं कि मंदिर अति प्राचीन है और समय के अनुरूप पुनरुद्धार की कार्रवाई के माध्यम से श्रद्धालु जनों की भावनाओं को सम्मान देते हुए यह कार्यक्रम, इस पुनरुद्धार के कार्यक्रम के साथ सेना बंधु जुड़े और उन्होंने उसे एक नया स्वरूप अपने पूज्य माता पिता की स्मृति में देने का कार्य किया है। भाइयों बहनों, जो हमारे देव स्थल हैं, ये हमारी श्रद्धा के केंद्र बिंदु तो होते ही हैं, लेकिन यह भारत की आस्था के प्रतीक हैं और भारत की आस्था का मतलब राष्ट्रीय एकात्मता के स्थल भी है। एक बार एक वामपंथी विचारक से पूछा गया कि इस देश के 4 धामों के बारे में क्या उनके विचार हैं।
तो उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा श्रद्धा रास्ता लोगों की अपने व्यक्तिगत विषय होते हैं, लेकिन जब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में इसकी बात करते हैं तो वह विराटता को एकात्मता में जोड़ने का कार्य कोई करता है तो वह भारत के देवस्थल करते हैं। और किस रूप में उन्होंने उदाहरण दिया था आदि शंकराचार्य का। उन्होंने कहा कि जो लोग कभी कहते थे कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, राष्ट्रीयताओं का समूह है, अलग अलग राजनीतिक इकाइयां राज्यों के नाम पर, खासतौर पर राजे रजवाड़ों के नाम पर जो उस कालखंड में थी, उन सब को लेकर के जो लोग भारत की राष्ट्रीयता पर प्रश्न खड़ा करते थे, उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि केरल में जन्म लेने वाले आदि शंकराचार्य देश के 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना करते हैं। राजनीतिक इकाइयां कहीं उसमें बाधक नहीं बनी। धर्म के मार्ग पे राजनीति कभी बाधक नहीं बन सकती, बल्कि वह उसके संवर्धन में, उसके संरक्षण में अपना योगदान दे सकती है। और आदि शंकराचार्य के द्वारा बनाए गए 4 पीठ हैं या इस देश के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 51 शक्तिपीठ हैं, अन्य महत्वपूर्ण जो धर्मस्थल हैं, ये वास्तव में केवल आस्था के ही केंद्र बिंदु नहीं है, बल्कि यह भारत की एकात्मता के भी प्रतीक है। किसी देव मंदिर में जब एक श्रद्धा के साथ कोई जाता है तो उसकी जाति, उसका क्षेत्र, उसकी भाषा कोई नहीं पूछता। जिस श्रद्धा के साथ व्यक्ति गया उसी श्रद्धा का फल उसे प्राप्त भी हो जाता है। ये हम सब की मान्यता रही है। और यहां पर बहुत भव्य और दिव्य प्रतिमाओं को स्थापित करके सेनाबंदों ने अपने पूज्य माता और पिता को दोनों की स्मरण, उनको, उनके प्रति आम जनमानस की श्रद्धा को और मजबूत करने का कार्य किया है। मैं इसके लिए उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। हमारे देव मंदिर लोक कल्याण के माध्यम है, हमें उसे निरंतर उसी पथ पर अग्रसर करके लेके चलना होगा। देव मंदिरों में आने वाला कोई व्यक्ति भगवान की पूजा भी करे, लेकिन बिना उसकी जाति पूछे, बिना उसकी क्षेत्र भाषा पूछे कोई आता है तो उस मंदिर की व्यवस्था से जुड़े हुए लोग जो भी प्रसाद ग्रहण। तो आपने देखा लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ लाइव, और हनुमान धाम मंदिर वो पहुंचे जहां पर वो संबोधित कर रहे थे और बता रहे थे कि किस तरीके से प्रदेश सरकार प्रदेश के विकास के लिए प्रयासरत है और क्या कुछ कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही साथ मंदिर के बारे में भी उन्होंने महत्वपूर्ण बातें कही। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।